हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह। वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। इस क्लास में हम अगस्त महीने के जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन और डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास तरंग शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तरंग शक्ति एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसके बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो अमेरिका के नेतृत्व वाले रेड फ्लैग अभ्यास से प्रेरित होकर यह भारत में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। क्या ये सही है? यस, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इस अभ्यास में भारत के पड़ोसी देशों और प्रमुख एशियाई देशों के प्रतिभागी शामिल थे, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। तो अभी क्या न्यूज़ थी? भारत सितंबर 2024 की 6 तारीख से तमिलनाडु के सुलार में 2 चरणों में अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 आयोजित करेगा। तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? तमिलनाडु के सुलार में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, तमिलनाडु के सुलार जिले में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है चलो, तो क्या है ये तरंग शक्ति और ये कब कहाँ कैसे हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा बहुपक्षीय अभ्यास है। तो आपको क्या याद रखना है? भारतीय वायुसेना ने इसको आयोजित किया था। ठीक है, और बहुपक्षीय अभ्यास है। इसका उद्देश्य भारत की रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करना और भाग लेने वाली सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाना है। इसमें प्रतिभागी कौन कौन से थे? इस अभ्यास में लगभग 30 देश भाग लेंगे और 30 में से 10 देश अपने लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास में शामिल होंगे। अपने विमान लाने वाले 10 देशों में ऑस्ट्रेलिया था, बांग्लादेश था, फ्रांस था, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और सिंगापुर शामिल थे। और जो बाकी 18 देश थे वो पर्यवेक्षक के रूप में भी भाग लेते हैं। तो मतलब 30 देश भाग लेंगे और 30 + 18 इसमें पर्यवेक्षक देश के रूप में भाग लेंगे। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? इसमें उड़ान और जमीनी प्रशिक्षण, रक्षा प्रदर्शनियां और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम शामिल होंगे। भाग लेने वाले देशों के रक्षाकर्मी भारतीय तकनीकी कंपनियों को अभी दौरा करेंगे। भारत अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान और उपकरण प्रदर्शित करेगा, जिसमें कौन कौन से थे? तेजस था, राफेल, मिराज 2000, जैगुआर और मिग 29 शामिल थे। ठीक है, तो ये आपका तरंग शक्ति अभ्यास पूरा कवर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अभ्यास पिच ब्लैक। तो ये एक्सरसाइज पिच ब्लैक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भैया भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवर्षीय बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। क्या ये सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, पिच ब्लैक नाम बड़े कम आबादी वाले क्षेत्रों में रात के समय उड़ान भरने पर जोर देने से लिया गया था। तो ये सत्य है। अब इसके बारे में कर लेते हैं। देखो ये अभ्यास पिच ब्लैक क्या है? यह रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ठीक है, तो द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तो ये तो सत्य था। ये भारतीय वायुसेना द्वारा नहीं, ये ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया था ये आयोजित। ओके, तो ये देखो ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स है, जो ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना है उसके द्वारा ये आयोजित किया गया था। पिच ब्लैक नाम बड़े कम आबादी वाले क्षेत्रों में रात के समय उड़ान भरने पर जोर देने में लिया गया था। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो गया। 2024 का संस्करण पिच ब्लैक के 43 साल के इतिहास में सबसे बड़ा है, जिसमें 20 देशों की भागीदारी शामिल है, जिसमें विभिन्न वायुसेनाओं के 140 से अधिक विमान और 4400 से सैन्यकर्मी शामिल हैं। भारतीय वायुसेना ने भी अभ्यास में भाग लिया था। ठीक है, तो ये बात आपको इस पिच ब्लैक एक्सरसाइज को महत्वपूर्ण बनाती है। इसने पहले इस अभ्यास में 2018 और 2022 संस्करणों में भी भारत ने भाग लिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि भारतीय वायुसेना नहीं, ऑस्ट्रेलियन वायुसेना ने इसका आयोजन किया था। और ये कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के डार्विन नामक शहर में। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति, जो अभी हमने किया है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है? बताओ भाई, अभी तो हमने एक क्वेश्चन करा ना, तो भारत ने ही तो आयोजन किया है इसका।
भारत के तमिलनाडु के सुलार में, है ना। तो भारत के तमिलनाडु के सुलार जिलों में अपना पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 आयोजित कर रहा है। ओके, तो इस अभ्यास में 30 दिवसीय ये सब हमने कर लिया है, ठीक है। तो ये आपको पता ही है। वापस से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, उदार शक्ति अभ्यास। नेक्स्ट अभ्यास कौन सा है? उदार शक्ति अभ्यास। ये भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच संयुक्त हवाई अभ्यास है? उदार शक्ति अभ्यास आपने पढ़ा है किसी ने भी? किसी ने उदार शक्ति अभ्यास के बारे में कोई बता सकता हो अगर, बताओ भाई। तो देखो, ये मलेशिया के साथ भारत ने अपना अभ्यास किया है, भारतीय वायुसेना ने। तो इंडियन एयरफोर्स की टुकड़ी अभ्यास उदार शक्ति 2024 में सफलतापूर्ण भाग लेने के बाद भारत लौट आई। तो ये मलेशिया में आयोजन भी इसका हुआ है। तो देखो, पढ़ो इसको। संयुक्त हवाई अभ्यास रॉयल मलेशियाई वायुसेना द्वारा के सहयोग से मलेशिया के कुआंतान, कहाँ आयोजित किया गया? कुआंतान में आयोजित किया गया था। अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य परिचालन दक्षता को बढ़ावा देना और दोनों वायुसेनाओं की तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाना था। अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमानों ने RMAF के जो मलेशिया के Su-30 MKM लड़ाकू विमानों के साथ हवाई युद्ध अभियानों में भाग लिया, जिससे दोनों वायुसेनाओं के चालक दल एक दूसरे के परिचालन प्रोटोकॉल से परिचित हो सके, जिससे Su-30 विमान संचालन में अंतर संचालन, समानता और समग्र प्रभावशीलता में वृद्धि हुई। तो ये समझ आ गया, उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच हुआ था और कहाँ? मलेशिया के कुआंतान में आयोजित किया गया था, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट, मित्र शक्ति भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? मित्र शक्ति ये श्रीलंका के साथ हुआ था, पक्का श्रीलंका के साथ हुआ था, है ना। तो भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। श्रीलंका के मदुरु ओया स्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में हुआ था। तो मेन बात क्या है ये कहाँ आयोजन हुआ था इसका? श्रीलंका के मदुरु में, ठीक है। संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य, अरे यार रुकना थोड़ा यार, पेंसिल को क्या हो गया मेरी। चलो, तो संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र इसको कर लो, पेंसिल तब तक ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के अध्याय 7 के तहत उप पारंपरिक परिदृश्य के आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। अभ्यास अर्ध शहरी वातावरण में संचालन पर केंद्रित होगा। तो क्या बात याद रखनी, 2024 का जो मित्र शक्ति अभ्यास है ना, अगस्त के महीने में श्रीलंका के मदुरई में हुआ था। इस बार ये भारत और श्रीलंका के बीच ये अभ्यास होता है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गौरव एक सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, मतलब सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल है, जिसमें स्वदेशी बूस्टर और एयर फ्रेम सेक्शन है। क्या ये सत्य है? आप लोग बता दो यार। चलो बिल्कुल सही है ये, ठीक है, ये सही है। गौरव सटीक लक्ष्यीकरण के लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस को मिलाकर हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करता है। ये बताओ। अरे यार तुम लोग रुक जाओ, ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, थोड़ा रुको। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है, जबकि दूसरा सही है, ठीक है। गौरव एक बम है ना, मैंने बताया तो था, शायद ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलो कोई बात नहीं, इसको सुधार लेना आप। तो गौरव पहला मिसाइल नहीं है, ये एक बम है। कौन सा बम है इसके बारे में लिख लो आप थोड़ा, ये क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना। चलो, तो पहली बात, इसका वजन कितना है? 1000 किलोग्राम है। इसका किसके बारे में बात हो रही है? गौरव के बारे में, ठीक है, गौरव के बारे में बात हो रही है। तो इसका वजन कितना है? 1000 किलोग्राम है इसका वजन, ठीक है। और ये क्या है? एयर लॉन्च्ड ग्लाइड बम कहते हैं इसको, ठीक है। तो एयर लॉन्च ग्लाइड बम, ये नाम आपको याद रखना है। किसके लिए है? गौरव के लिए। तो एयर लॉन्च्ड ग्लाइड बम इसका नाम है, ठीक है। और ये टेस्ट किसने किया था? डीआरडीओ द्वारा ये टेस्ट किया गया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। और किससे टेस्टिंग हुई थी इससे? Su-30 MK फर्स्ट, ठीक है। तो Su-30 MK फर्स्ट
एयरक्राफ्ट द्वारा हुआ था, जो कहाँ हुआ था ये भी आप लिख ही लो, ठीक है। कहाँ हुआ था ये अभ्यास? उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। तो डीआरडीओ ने उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण किया। गौरव एक एयर लॉन्च ग्लाइड बम है और इसका अभ्यास Su-30M के फर्स्ट एयरक्राफ्ट से हुआ था। डीआरडीओ ने इसका टेस्ट किया था। इसका वजन 1000 किलोग्राम है। इतनी बात आपको याद रखना है। इसको आप कई बार आप इसका नाम ये भी देखोगे, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम के नाम से भी आपको ये मिलेगा। तो गौरव के बारे में इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है, ये मिसाइल नहीं है, ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है, बल्कि सेकंड नंबर सही है, जीपीएस सिस्टम पर काम करता है। ओके, सो चलो कौन सा इसका आंसर क्या हो गया? 6 का बी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। केवल 2 सही है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में खबरों में आए आईएनएस अरिघात और आईएनएस अरिहंत किससे संबंधित हैं? तो बताओ भाई, आईएनएस अरिघात और आईएनएस अरिहंत ये दोनों पनडुब्बियां हैं, आपको पता होगी क्योंकि हमने इसके क्वेश्चन बहुत पहले बहुत बार कर चुका है। तो अभी हाल ही में भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को विशाखापत्तनम में सेवा में शामिल किया गया है। तो ये दूसरी है ऐसी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी, ठीक है। क्या नाम है उसका? आईएनएस अरिघात। यह पहली ऐसी पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत में शामिल हो गई है जिसे 2016 में कमीशन किया गया था। देखो, अरिहंत 2016 में कमीशन हुई थी और ये अरिघात अभी रिसेंटली विशाखापत्तनम में इसको शामिल किया गया है। हालांकि इस पनडुब्बी पर स्वदेशी रूप से किए गए तकनीकी विकास इससे अपने पूर्ववर्ती अरिहंत की तुलना में काफ़ी अधिक उन्नत बनाते हैं। देखो, जो अरिहंत थी वो पूर्णतया स्वदेशी नहीं थी, बल्कि जो अरिघात है ये पूर्णतया स्वदेशी है, ठीक है। इस वजह से पूर्णतः स्वदेशी में ये फर्स्ट नंबर पे आती है। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात दोनों ही मौजूदगी संभावित विरोधियों को रोकने और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की भारत की क्षमता को बढ़ाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों पनडुब्बियां हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना भारतीय संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा की गई थी। क्या कहते हो गाइस? सही है, बिल्कुल सही है। रक्षा मंत्रालय आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड की मूल एजेंसी है, तब ठीक है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज द पेरेंट एजेंसी ऑफ आईसीजी। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आईसीजी भारत की एक समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज एवं बचाव एजेंसी है जिसका अधिकार क्षेत्र इसके समीपवर्ती क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र सहित इसके प्रादेशिक जल पर हैं। और भारत की संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा 1977 में स्थापित किए गए थे, ठीक है। मूल एजेंसी कौन सी है? रक्षा मंत्रालय। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में। अभी प्रमुख कौन है? महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल इसका प्रमुख है। इतनी बातें आपको आईसीजी के बारे में भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और भूटान आईपीईएफ के सदस्य देशों में से हैं। क्या ये सही है? बताओ भाई, इसके बारे में हम लोग करेंगे भी, ठीक है। यह भागीदार देश, इसको चलो देखते हैं ये क्या है। तो कथन 1 बिल्कुल गलत है। आईपीईएफ को 2022 में टोक्यो में लॉन्च किया गया था। तो पहले ये बात आपको पता होना चाहिए, कहाँ लॉन्च हुआ था? 2022 में लॉन्च हुआ था और टोक्यो में लॉन्च हुआ था, है ना। टोक्यो जापान की राजधानी है, ये आपको पता ही होगा। इसके सदस्य ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका है। इसमें कौन कौन से? भूटान नहीं है, ठीक है। तो भूटान वाला नहीं है ऑप्शन, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड, यह भागीदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव और सहयोग को मजबूत करना चाहता है। तो ये बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है सेकंड वाला, ठीक है। और थर्ड क्या है? रूपरेखा व्यापार स्तंभ 1, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन स्तंभ 2, स्वच्छ अर्थव्यवस्था स्तंभ 3 और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था 4 से संबंधित 4 स्तंभों के आसपास संरक्षित है। भारत आईपीईएफ के स्तंभ 2 से 4 में शामिल हो गया है, जबकि इसने स्तंभ 1 में पर्यवेक्षक का दर्जा बनाए रखा है। तो देखो, भारत 3 से 4 नहीं, ये 2 से 4 में शामिल हुआ, तो ये भी गलत है, बल्कि सेकंड नंबर सही है।
तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अक्सर खबरों में रहने वाला वन फ्यूचर अलायंस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वन फ्यूचर अलायंस OFA किससे संबंधित है, बताओ भाई। ये तो मैंने करा रखा है लगता है शायद। तो ये डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से संबंधित है। ये है क्या वन फ्यूचर अलायंस? यह UNDP और उसके ज्ञान भागीदारों के समर्थन से G20 इंडिया प्रेसिडेंटी द्वारा प्रस्तावित एक स्वैच्छिक पहल है। इसका उद्देश्य सरकारों, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, दाता एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य प्रासंगिक हितधारकों और मौजूदा तंत्रों को एक साथ लाना है, ताकि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पारिस्थितिकी तंत्र में वैश्विक प्रयासों में तालमेल बिठाया जा सके। और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना क्या है? DPI पहचान, ID, भुगतान और डेटा एक्सचेंज सिस्टम जैसे प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है, जो देशों को अपने लोगों को महत्वपूर्ण सेवाएं देने में मदद करते हैं। ठीक है, जितनी बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है, तो ये डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से संबंधित है वन फ्यूचर एलियंस। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। क्या ये सत्य है? बताओ बताओ भाई। 11 नंबर क्वेश्चन। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी, बिल्कुल गलत है। आसियान के बारे में देखो, मैं अभी बताता हूँ। तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। जबकि इसमें क्या हुआ, मार्राकेश संधि में बिल्कुल नहीं हुई थी, ये बैंकॉक में हुई थी, है ना। तो बैंकॉक घोषणा पत्र से आसियान की स्थापना हुई थी, जो आसियान के संस्थापक पिताओं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। ब्रुनेई दारुस्सलाम 7 जनवरी 1984 को आसियान में शामिल हुआ। उसके बाद 28 जुलाई 1995 को वियतनाम, तो देखो ब्रुनेई 84 में, वियतनाम 85 में, 97 में लाओ PDR और म्यांमार, और 30 अप्रैल 1999 को कंबोडिया शामिल हुए, जो आज आसियान के 10 सदस्यों में से कंप्लीट है। ठीक है, आसियान भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापार साझेदार है, जिसकी भारत के वैश्विक व्यापार में लगभग 11% हिस्सेदारी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो गया, बट सेकेंड और थर्ड करेक्ट है। ओके, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा इसका। तो अभी समाचार में क्या चल रहा था, तो आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITE-TIGA संयुक्त समिति और संबंधित बैठकें आसियान सचिवालय जकार्ता में आयोजित की गई थी। तो आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, आपको ये भी पता होना चाहिए। और इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताओ भाई। तो चलो करते हैं। तो यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत 2006 में स्थापित की गई थी। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ISA का मुख्यालय किंगस्टन जमैका में स्थित है। तो ये सत्य बात है। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA के बारे में। ओके, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1994 में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र समुद्र के कानून पर सम्मेलन के भाग 11 के कार्यान्वयन से संबंधित 1994 के समझौते के तहत की गई थी। तो ISA की स्थापना क्षेत्रीय जल, समुद्री मार्गों और महासागर संसाधनों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून को संहिताबद्ध करने के लिए की गई थी। तो UNCLOAS के सभी पक्षकार ISA के सदस्य हैं। मई 2023 तक ISA के 169 सदस्य हैं, जिनमें से 168 सदस्य राज्य और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसका मुख्यालय कहाँ? किंगस्टन जमैका में समुद्री तल प्राधिकरण का मुख्यालय है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से देश बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के सदस्य हैं? बिम्स्टेक के सदस्य कौन कौन से हैं बताओ?
तो बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोफड़ा पत्र के साथ हुई थी, है ना। इसका स्थायी सचिवालय ढाका बांग्लादेश में है। सदस्य बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार और भारत हैं, ठीक है। महत्व क्या है, बिम्स्टेक देशों में दुनिया की कुल आबादी का 22% हिस्सा रहता है और इनका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद लगभग 3.6 ट्रिलियन डॉलर है। तो कौन कौन से सदस्य हैं, तो ये सभी सदस्य हैं ना यार, ये तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। हाँ करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, AUKUS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो UKUS ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है। किसके बीच, देखो AUKUS, ठीक है। तो ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, हो गया तुम्हारा यूके, हो गया है ना, USA हो गया। तो ये 3 देशों के बीच संयुक्त सुरक्षा समझौता है। ओके, तो AUKUS का प्राथमिक ध्यान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। क्या ये सत्य बात है? बिल्कुल सत्य बात है, ये भी है ना, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है अभी तक। AUKUS का प्रमुख तत्व परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को प्राप्त करने में ऑस्ट्रेलिया की सहायता करना शामिल है। तो ये भी सही है। तो इसके सारे कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र के बीच संबंधों को सटीक रूप से दर्शाता है? बताओ भाई। तो ICC, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और संयुक्त राष्ट्र UN के बीच संबंधों को सटीक रूप से कौन दर्शाता है? 15 क्वेश्चन नंबर है, आप लोग बताओ क्या करना है। तो ICC संयुक्त राष्ट्र का एक सहायक अंग है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। क्या आपको पता है? ये बिल्कुल सही विकल्प नहीं है। ICC संयुक्त राष्ट्र का सहायक अंग नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से काम करता है, मतलब इंडिविजुअल बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ICC एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है, लेकिन इसका अधिकार क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भों द्वारा शुरू किया जा सकता है। तो ये सही बात कही इन्होंने, ठीक है। देखो, यह प्रमुख संबंधों पर प्रकाश डालता है, जबकि ICC स्वतंत्र है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास ICC अभियोजक को स्थितियों को संदर्भित करने की शक्ति है, जिससे संभावित जांच और अभियोजन हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? ICC संयुक्त राष्ट्र से पूरी तरह से स्वतंत्र है, जिसका कोई कानूनी या परिचालन संबंध नहीं है। तो ये भी गलत है, ठीक है। सही क्या है? तो ICC स्वतंत्र है, लेकिन इसका संयुक्त राष्ट्र से संबंध है, विशेष रूप से रोम संविधि और सुरक्षा परिषद रेफरल तंत्र के माध्यम से, है ना। ICC संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है जो सदस्य राज्यों के बीच विवादों को निपटाने के लिए जिम्मेदार है। ये भी गलत है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICC नहीं, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। देखो, तो ICC इसका प्रमुख न्यायिक अंग नहीं है, जबकि क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट, वो इसका संयुक्त न्यायिक अंग है, प्रमुख न्यायिक अंग। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, हो ना। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक प्रमुख रक्षा समझौता, संचार संगतता और सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारत ने किसके साथ हस्ताक्षर किया है, ये बात आप बताओगे। तो ये USA के साथ समझौता किया गया है। तो भारत और अमेरिका ने गहन सैन्य सहयोग के लिए 3 आधारभूत समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी शुरुआत 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंटम से हुई है। उसके बाद 2018 में पहली बार 2+2 वार्ता के बाद संचार संगतता और सुरक्षा समझौता, और फिर 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ। तो 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा साझेदार का दर्जा दिया, जो दर्जा किसी अन्य देश को नहीं मिला है, ठीक है। तो USA के बीच ऐसे कुछ संबंध बन रहे हैं भारत से। तो अभी ट्रंप जी जीत गए हैं, तो अब देखो कुछ शायद सुधार हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिरोध की धुरी, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिरोध की धुरी बताओ। प्रतिरोध की धुरी मुख्य रूप से मध्य पूर्व के देशों और गैर राज्य अभिनेताओं से बना एक गठबंधन है,
जो इस क्षेत्र में पश्चिमी प्रभाव और इजराइल की नीतियों का विरोध करता है। तो ये सत्य स्टेटमेंट है एकदम, ठीक है। ईरान, सीरिया और हिजबुल्लाह को अक्सर प्रतिरोध की धुरी के मुख्य सदस्यों के रूप में उद्गत किया जाता है। तो ये भी सही है। प्रतिरोध की धुरी को औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक वैध क्षेत्रीय गठबंधन के रूप में मान्यता प्राप्त है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं प्राप्त है। प्रतिरोध की धुरी संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त एक औपचारिक गठबंधन नहीं है। यह एक भू राजनीतिक शब्द है जिसका उपयोग आम विरोधियों के खिलाफ इन संस्थाओं के बीच सहयोग का वर्णन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। केवल 1 और 2 का सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रशांत द्वीप समूह फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके प्रशांत क्षेत्र के बाहर के सदस्यों सहित 18 सदस्य देश शामिल हैं? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ देखो, तो PIF 1971 में गठित एक अंतर सरकारी संगठन है। तो कब गठन हुआ था? पैसिफिक आइसलैंड फॉर्म का 1971 में हुआ था। इसमें प्रशांत क्षेत्र में स्थित 18 सदस्य देश शामिल हैं, प्रशांत क्षेत्र में, ना कि प्रशांत के बाहर के, है ना। तो ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या है? वार्षिक फोरम की बैठकों की अध्यक्षता मेजबान देश के शासनाध्यक्ष द्वारा की जाती है। ये सही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। केवल 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग और फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। तो SCO के फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं बताओ? 19वां क्वेश्चन है। देखो, कजाकिस्तान है, बिल्कुल है, ठीक है। तजाकिस्तान भी है और चाइना भी है। इंडिया और पाकिस्तान नहीं है SCO के, ठीक है। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शंघाई सहयोग संगठन की सरकार प्रमुखों की परिषद की बैठक में आमंत्रित किया, जो अक्टूबर 2024 में इस्लामाबाद में होने वाली है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, ठीक है। तो SCO के बारे में जानते हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, इट इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस्टेब्लिश्ड इन जून 15, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? संघाई में हुई थी। इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। लेकिन अभी कौन कौन से मेंबर हैं? इंडिया भी इसका मेंबर बन चुका है, ईरान है, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन और चाइनीज़ है, दोनों ही इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र बैठक आयोजित की है? तो इसका आंसर क्या होगा? चीन ने किया है, ऐसा है। हाल ही में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 31वीं बैठक बीजिंग में आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई? बीजिंग में। तो WMCC भारत और चीन के बीच सीमा से संबंधित मुद्दों के संचार, समन्वय और प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित एक संस्था का ढांचा है। इसे 2012 में भारत चीन समझौते के माध्यम से स्थापित किया गया था। यह सीमा मामलों के बारे में बेहतर संस्थागत सूचना विनिमय की आवश्यकता के जवाब के रूप में उभरा है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये इसका आंसर होगा चीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व स्वर्ण परिषद और एक वस्तु के रूप में सोने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विश्व स्वर्ण परिषद की स्थापना 1987 में हुई। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य बात है ये, है ना। विभिन्न खनन कंपनियों द्वारा की गई थी। यह सोने पर अधिकार के रूप में कार्य करती है, अनुसंधान कार्य करती है और वैश्विक स्तर पर सोने के बाजारों की खोज करती है। भारत में कर्नाटक में सोने के सबसे बड़े संसाधन हैं और ये वैश्विक स्तर पर सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है मैं भी आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखो, जो भारत है ना, चलो पहले ये वाला करो। भारत वैश्विक स्तर पर सेकंड नंबर पर कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, ठीक है। वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर भारत इसका उपभोक्ता है। फर्स्ट नंबर पर कौन आता है? फर्स्ट नंबर पर चाइना आता है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा? चाइना। तो चाइना के बाद भारत का नंबर आता है उपभोग करने में। और लार्जेस्ट गोल्ड रिसोर्स इन इंडिया कौन सा है? बिहार में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिसोर्स पाए जाते हैं, ना कि कर्नाटक में। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा इसका, ओके।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की शुरुआत किन 3 देशों द्वारा की गई थी? तो ये बता दो, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के साथ भारत, श्रीलंका और मालदीव, इन 3 देशों द्वारा मिलकर की गई थी इसका, ठीक है। तो हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देशों ने सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौतों ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, मतलब एक हेडक्वार्टर की स्थापना की जाए, ऐसा इनका मानना है। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के बारे में, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन एक क्षेत्रीय सुरक्षा पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसकी स्थापना भारत, श्रीलंका और मालदीव ने की थी। बाद में मॉरिशस और बांग्लादेश भी इसमें शामिल हो गए। तो कौन कौन से, फिर मॉरिशस शामिल हुआ इसमें, ठीक है, मॉरिशस और बांग्लादेश भी इसमें शामिल हो गया। सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया और समुद्री खोज और बचाव कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप आपको सबको समझ आ गई, क्योंकि अब आपका पीसीएस का एग्ज़ाम भी 22 दिसंबर को फिक्स हो गया है। तो अब आप वापस से जल्दी से रिवाइज कर लो ये करंट अफेयर्स। मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ना भाई, इससे बाहर तुम्हें आना ही नहीं है। सारी एक्सरसाइज मैंने इसी क्लास में करा दी है, ठीक है। तो आप परेशान मत होना, आप अच्छे से करना और आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।